हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज का नया लेक्चर स्टार्ट करते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पार्ट 12। आई होप आप लोग सारे वीडियोस देख रहे होंगे, अच्छे से सारे नोट्स बना रहे होंगे। ठीक है, अब देखो कंडक्टेंस में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये आप लोगों को बुक से समझने में बहुत प्रॉब्लम आएगी, तो इट इज़ बेटर कि आप लोग ये वीडियो प्रेफर करें और नोट्स उसी हिसाब से प्रिपेयर करें। कॉन्सेप्ट का गेम है सारा। ठीक है, उसने क्या बोला क्या कि दो तरह के इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। एक तो होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट और एक होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अब देखो वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की अगर बात की जाए तो वीक इलेक्ट्रोलाइट सबसे कॉमन एग्जांपल है एसिटिक एसिड। सपोज स्टैंडर्ड एग्जांपल बात करें, जनरली ये प्रेफर किया जाता है वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट में अगर मैं डाइल्यूशन इंक्रीज कर रहा हूं, मतलब किसी कंटेनर के अंदर वीक इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है और मैंने उसमें एसिटिक एसिड ऐड किया जो कि है, अब मैं इसमें इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर रहा हूं, या फिर मैं वॉल्यूम बढ़ा रहा हूं। डाइल्यूशन करने का मतलब क्या हो गया? वॉल्यूम को इंक्रीज करना। ठीक है, वॉल्यूम इंक्रीज करने का मतलब क्या हुआ? कंसंट्रेशन को, भाई मोलैरिटी क्या होती है? N/V होती है। अगर मैं वॉल्यूम बढ़ा रहा हूं तो कंसंट्रेशन ऑटोमेटिकली क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। अब तुम्हें याद है, ये तुम्हारे 11th में इक्विलिब्रियम सेक्शन में था कि जब भी वीक इलेक्ट्रोलाइट का डाइल्यूशन बढ़ाया जाता है उसमें अल्फा क्या होता है? विच इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। क्या होता है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है? इंक्रीज होता है। अल्फा क्या होता है? इंक्रीज ऑन द डाइल्यूशन। यहां पे लिख देते हैं ऑन द डाइल्यूशन। ये वाली बात क्लियर है? ठीक है, ये वाली बात समझ में आई? क्या वीक इलेक्ट्रोलाइट में जब भी मैं वॉल्यूम बढ़ा रहा हूं, वॉल्यूम बढ़ाने का मतलब क्या होगा? कंसंट्रेशन कम करना। कंसंट्रेशन कम करने पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जितना ज्यादा पानी डालते हैं उतना ज्यादा पार्टिकल्स क्या होते हैं? आयनाइज होते हैं विद द रिस्पेक्ट ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, ये वाली चीज क्लियर है? यानी कि वॉल्यूम क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। ये चीजें देखो तुम्हें ऐसी समझ में आने वाली है, इसलिए मैं ये तरीका प्रेफर कर रहा हूं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है? सपोज मैंने लिया KCl का स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, जनरली KCl की बात करें या NaCl ले लिया, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अब देखो इसमें डाइल्यूशन करने पे, अच्छा वीक इलेक्ट्रोलाइट की प्रॉपर्टी क्या होती है? कभी भी 100% आयनाइज नहीं होते, कम आयनाइज होते हैं। और अगर मैंने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लिया है तो जितने भी मॉलिक्यूल्स मैंने इसके अंदर डाले सारे के सारे क्या हो गए? आयनाइज हो गए। क्या किस में कन्वर्ट हो गए? K+ और Cl- में कन्वर्ट हो गए। यही तो हुआ। ठीक है, अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में ऑलरेडी जितने मॉलिक्यूल डालते हैं उतना ही डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है? क्या होता है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के रिस्पेक्ट में क्या होता है? जितना ज्यादा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होगा, इसमें 100% डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हो गया तो ऑलरेडी कंडक्टिविटी क्या हो गई? अच्छा, वॉल्यूम बढ़ना, कंसंट्रेशन बढ़ना, तो कंडक्टेंस का क्या रिलेशन होगा? अभी इसकी बात करेंगे कि वॉल्यूम बढ़ने पर क्या होता है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में देखो एक बात समझो, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में क्या होगा? 100% आयनाइज होंगे, लेकिन मैंने इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर दिया। डाइल्यूशन इन एक्सिस में डाइल्यूशन कर रहे हैं, या फिर बेसिकली समझो वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं। वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं तो वही क्या होगा? कंसंट्रेशन तो ये 100% ऑलरेडी आयनाइज थे, कम वॉल्यूम में भी क्या थे? 100% आयनाइज थे, तो कंसंट्रेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। लेकिन देखो क्या होता है, ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच में अट्रैक्शन फोर्स होता है, दोनों आयनाइज होने के बीच में। जितना ज्यादा डाइल्यूशन करेंगे उतना ज्यादा इनके बीच की क्या हो जाएगी? डिस्टेंस बढ़ती जाएगी। इनके बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स काम करता है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की क्या खासियत होती है कि वो किसी भी लिक्विड में डालने पर 100% आयनाइज होते हैं, अपन ऐसा मानते हैं स्टैंडर्ड। ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट 100%। अब मैंने इसमें और पानी डाला तो इनके बीच के मॉलिक्यूल के बीच की डिस्टेंस जो है ये क्या हो गई? इंक्रीज बढ़ गई। याद रखना, वाटर क्या करता है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, उनके बीच की जो डिस्टेंस है, उनके बीच का अट्रैक्शन फोर्स है। अब भाई एक रूम में
पहले लोग यहाँ पास पास बैठे थे, अब मैंने वॉल्यूम बढ़ा दिया तो ये इतना दूर हो गए, तो इनके बीच में अट्रैक्शन क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। इनके बीच में क्या हो गया, अट्रैक्शन रिड्यूस हो गया। नोट कर लो ये वाली बात। और अट्रैक्शन रिड्यूस होने का मतलब क्या हो गया, देखो अच्छा इसमें भी एक चीज मतलब कंडक्टेंस के रिस्पेक्ट में, अगर डिसोसिएशन ज्यादा होगा, जितने ज्यादा आयंस होंगे, जितने ज्यादा आयंस होंगे उतना कंडक्टेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा। उतना कंडक्टेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा विद द रिस्पेक्ट ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में क्या हुआ, इनके बीच की डिस्टेंस बढ़ गई, इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा था तो मूव नहीं कर पा रहे, डिस्टेंस बढ़ गई तो कंडक्टेंस क्या हो गया, इस वाले केस में भी इंक्रीज हो गया। कंडक्टेंस क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। मतलब वीक इलेक्ट्रोलाइट हो या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो, दोनों में वॉल्यूम इंक्रीज करने पर कंसंट्रेशन, दिस इज फॉर कंसंट्रेशन, या इसको एम लिख दो, कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होती है। कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होने से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज होता है, मतलब ज्यादा पार्टिकल्स क्या होंगे, आयनाइज होंगे, और इसमें क्या हो जाएगा, कंडक्टेंस ओवरऑल क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में बात करें ऑलरेडी 100% आयनाइज है तो अल्फा का कोई सीन ही नहीं होता, ठीक है। इसमें क्या होता है, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस पानी डालने पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वो इजीली आयनाइज कर देता है। वाटर की खासियत क्या होती है, जितना ज़्यादा डालोगे उतना ज़्यादा आयनाइज करेगा, उनके बीच की डिस्टेंस को बढ़ा देगा, तो यहाँ पे भी कंडक्टेंस क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। नोट कर लो, ठीक है। अब आगे की बात की जाए, इसे रब कर दें। ये चीज़ें देखो तुम्हें ऐसे ही समझ में आएगी, फिर बुक से ज़रूरत पड़े तो आप रीड करो, लेकिन कॉन्सेप्ट यही रहने वाला है। अब देखो कंडक्टिविटी क्या होती है, हर एक चीज़ पे काम करते हैं। कंडक्टिविटी क्या होती है, कपा। कंडक्टिविटी तुम लोगों को बताया, कंडक्टिविटी क्या होती है कि 1 ml के अंदर सपोज 6 मोल थे, 1 ml के अंदर कितनी कंडक्टिविटी है, वही तो कंडक्टिविटी होती है, ठीक है। अगर मैं वॉल्यूम बढ़ा दूं तो एक बार बताओ, अगर मैंने वॉल्यूम बढ़ा दिया तो ओवरऑल कंडक्टेंस तो इंक्रीज होगी, लेकिन 1 ml के अंदर सपोज पहले 6 आ रहे थे, अब 1 ml के अंदर 1 ही आ रहा है, तो बताओ कंडक्टिविटी इंक्रीज हुई कि डिक्रीज हुई। कंडक्टिविटी क्या हो गई आप लोगों की, वॉल्यूम इंक्रीज करने पर कपा जो है वो डिक्रीज होता है। भाई कपा क्या होता है, ये बात समझना, कपा होता है कि 1 ml के अंदर कितनी कंडक्टिविटी है, इट इज कपा, इट इज नोन एज कंडक्टिविटी, ठीक है। अब मैंने बोला कि इसमें मैंने वॉल्यूम बढ़ा दिया, मैंने बहुत सारा वॉल्यूम डाल दिया, इसको इस कंटेनर को यूं क्यों किसी और में डाल दिया, तो एक पर्टिकुलर ml के अंदर मोल क्या हो गए, कम हो गए, और अगर मोल कम हो गए तो कंडक्टिविटी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। नोट कर लो कंडक्टिविटी, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं मोलर कंडक्टिविटी की, कंडक्टिविटी DUC, कंडक्टिविटी BITY, मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा m। देखो लैम्डा m क्या होता है, कपा इंटू 1000/m, यही तो होता है। अब मैंने क्या किया, देखो 2 फैक्टर वेरी कर रहे हैं, समझना। मैंने बोला वॉल्यूम बढ़ाने पर, देखो फर्स्ट फैक्टर हो गया कि वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा हूं तो कपा क्या हो रहा है, अपन ने ऊपर देखा भी जस्ट, कपा क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा दूसरा फैक्टर क्या हो गया, मोलैरिटी तो क्या होती है N/V। अगर वॉल्यूम बढ़ा रहा हूं तो मोलर कंडक्टिविटी बढ़नी चाहिए। दूसरा फैक्टर कैसे हो गया, वॉल्यूम बढ़ाने पर एक फैक्टर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ये मैंने तुम्हें समझा दिया। दूसरा फैक्टर क्या हो रहा है, ओवरऑल वॉल्यूम बढ़ाने पर, ये क्या है, लैम्डा m देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के, वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो मोलर कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यानी कि एक तरफ ये नीचे की तरफ जा रहा है और एक तरफ क्या जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है।
इसका मतलब क्या होगा, इन दोनों में से जो डोमिनेटिंग है वो डिसाइड करेगा कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी कैसे इंक्रीज करेगी। तो क्या देखा गया कि ये वाला फैक्टर ज्यादा डोमिनेटिंग है, या ये वाला फैक्टर लैम्डा m इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1m/m वाला फैक्टर ज्यादा डोमिनेटिंग है। तो इस वाले केस में क्या होगा, मोलर कंडक्टिविटी, मोलरिटी, वॉल्यूम बढ़ाने में मोलरिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी, तो ये क्या होगा, ओवरऑल इंक्रीज होगा। तो सेकंड फैक्टर, दिस वन इज अ मोलरिटी इज अ डोमिनेटिंग फैक्टर, मोलरिटी इज, ऊपर लिख देता हूं मैं आप लोगों के लिए, मोलरिटी इज डोमिनेटिंग फैक्टर ओवर हियर, डोमिनेटिंग फैक्टर। सो वॉल्यूम इंक्रीजेस, अगर वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं तो लैम्डा m क्या होगा, इंक्रीज होगा। मोलरिटी इज डोमिनेटिंग, मोलरिटी क्या इन दोनों में से डोमिनेटिंग है, तो वॉल्यूम बढ़ाने पे लैम्डा m क्या होगा, इस तरीके से इंक्रीज होगा। ये वाली बात क्लियर है? आई होप ये दोनों बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। सब चीजें रिलेट कर रही हैं। अब बुक में वो बड़े से बड़े ग्राफ में आप लोगों को यही चीज एक्सप्लेन कर रखी है। अगर आप कॉन्सेप्ट पे काम करोगे तो चीजें समझ में आ जाएगी। ये वाली चीज, सर ये डोमिनेटिंग कैसा हुआ, ये एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व हुआ। ये सेकंड फैक्टर जो बोल रहे हैं वो कैसे ऑब्जर्व हुआ, एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व हुआ। नोट कर लो, एक्सपेरिमेंटली क्या किया, ऑब्जर्व किया गया। नोट किया? ओके बच्चों, अब आगे की कहानी। नेक्स्ट आगे की बात की जाती है। अब देखो दो तरह के ग्राफ बनते हैं आप लोगों की बुक्स में, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ दे रखा है। तो लैम्डा m के साथ, पहले मैं स्ट्रॉन्ग का समझा रहा हूं, आप लोगों की बुक्स में ये चीज एक ही दे रखी है, मैं एक अलग अलग समझा रहा हूं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के रिस्पेक्ट में कैसे ग्राफ बनता है, लैम्डा m और कंसंट्रेशन के बीच में। अब देखो रूट ऑफ कंसंट्रेशन क्या देखते हैं, रूट ऑफ कंसंट्रेशन इसीलिए लेते हैं ताकि वो ग्राफ स्ट्रेट लाइन बन रहा था। कंसंट्रेशन का ग्राफ जो ऐसे ऐसे बन रहा था, अगर मैं c लेता हूँ डायरेक्टली, इसलिए मैंने इसको ग्राफ को स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए रूट ऑफ कंसंट्रेशन का इस्तेमाल किया है विद द रिस्पेक्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मैंने एग्जाम्पल लिया KCl, ठीक है। KCl में क्या होता है, इस तरीके से, ये वाला KCl में ग्राफ ऐसा दे रखा है। KCl में आप लोगों को ग्राफ जो दे रखा है वो हल्का सा वेरिएशन है। देखो कंसंट्रेशन मतलब 1 by वॉल्यूम, वॉल्यूम बढ़ाने पर कंसंट्रेशन क्या हो रही है, कम होती जा रही है। वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं, वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं, देखो ग्राफ जो है इस तरीके से जा रहा है। कंसंट्रेशन, ये भी कंसंट्रेशन ज्यादा और यहाँ पे कंसंट्रेशन अपन मान रहे हैं कम। भाई C1 इज ग्रेटर देन C2 दिख रहा है क्लियरली, कंसंट्रेशन ज्यादा है। अब देखो जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं कंसंट्रेशन क्या हो रही है, कम। देखो कंसंट्रेशन इधर की तरफ जा रहे हैं तो कम हो रही है, कंसंट्रेशन कम होती जा रही है। कंसंट्रेशन जब यहाँ पे पहुंच जाएंगे, अब ये ग्राफ सर यहाँ पे क्यों मैच नहीं किया, ठीक है, यहाँ पे क्यों नहीं मैच किया, क्योंकि जब वॉल्यूम इनफाइनाइट, कंसंट्रेशन जब वॉल्यूम इनफाइनाइट हो जाएगा तो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, जीरो, और कंसंट्रेशन जीरो इज इमेजिनरी। भाई कंडक्टिविटी किसकी वजह से हो रही है, इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन की वजह से। अगर कंसंट्रेशन ही मैंने यहाँ पे जीरो कर दिया तो फिर मोलर कंडक्टिविटी की कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो ऐसा नहीं होता। फिर भी अपन एक इमेजिनरी लाइन मानते हैं जहां पे कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, इस तरीके से जीरो हो जाएगी। नोट कर लो, ठीक है। कंसंट्रेशन ज्यादा, ये कंसंट्रेशन CONC लिख देते हैं, कंडक्टेंस ने कंसंट्रेशन, और वॉल्यूम का इस तरीके से ग्राफ हो रहा है। और देखो लैम्डा m का क्या रिलेशन था कि अगर वॉल्यूम, सॉरी यहाँ पे उल्टा आएगा ना, कंसंट्रेशन डिक्रीजेस वॉल्यूम इंक्रीजेस, इंक्रीजेस वाला केस देख रहे हैं अपन, ठीक है। अगर कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है, वॉल्यूम कम हो रहा है, इसका मतलब वॉल्यूम बढ़ाने पे लैम्डा m क्या हो रहा था, प्रोपोर्शनल था, तो मोलर कंडक्टिविटी देखो क्या होगी, बढ़ेगी। वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं, देखो वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं तो मोलर कंडक्टिविटी इस तरह, देखो ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है, ये वाली वैल्यू देखो, यहाँ पे वैल्यू कम थी, यहाँ पे वैल्यू क्या हो गई, ज्यादा।
तो वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं, इसका मतलब क्या कर रहे हैं, कंसंट्रेशन कम कर रहे हैं, तो ग्राफ देखो ऊपर की तरफ जा रहा है, ये और ये देखो, ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, वैल्यू कम, इसकी वैल्यू क्या हो रही है, ज्यादा हो रही है। लैम्डा m1 ले लो, लैम्डा m2 ले लो एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इसको बोल देंगे लैम्डा m एट इनफाइनाइट। तो ये वाला पॉइंट एक इमेजिनरी है, ये वाली बात क्लियर है। तो इसका मतलब क्या हो गया, लैम्डा m और आप लोगों को किसके बीच में ग्राफ बनाना है, कंसंट्रेशन के बीच में ग्राफ बनाना है। तो ये देखा है y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी का ग्राफ, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी का ग्राफ, ठीक है। तो अगर ग्राफ जो है नीचे की तरफ जाता था, ग्राफ जो है आप लोगों के, अच्छा जब कंसंट्रेशन जीरो हो जाएगी तो लैम्डा m किसके बराबर हो जाएगा, लैम्डा m नॉट इनफाइनाइट के बराबर हो जाएगा, लैम्डा m नॉट इनफाइनाइट। देखो कैसे, देखो देखो समझ में नहीं आ रहा, अगर मैं इसको जीरो कर दूं, अगर मैं इसको जीरो कर दूं तो देखो लैम्डा m की जो वैल्यू आ रही थी वो कितनी हो गई, लैम्डा m इनफाइनाइट, ठीक है। ये वाली बात क्लियर है अच्छे से। अब देखो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का ग्राफ बना है, लैम्डा m, अब तुम्हें पता है ग्राफ में एक चीज ध्यान रखना, अगर स्लोप नेगेटिव जा रहा है, केमिकल काइनेटिक्स में वापस से ये चीज समझाऊंगा, ग्राफ अगर नेगेटिव की तरफ जा रहा है तो वो कांस्टेंट जो m जो है वो अपना नेगेटिव होता है। पॉजिटिव में ये वैल्यू अगर ग्राफ ऐसा जा रहा होता तो मैं इसको प्लस b लिखता, b इज अ इमेजिनरी कांस्टेंट, तो अपना लैम्डा m इज इक्वल्स टू माइनस का b या माइनस का कुछ भी ले लो, बुक में क्या दे रखा है एनसीईआरटी के हिसाब से, माइनस का a दे रखा है, रूट ऑफ c लैम्डा m नॉट इनफाइनाइट फॉर द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। क्लियर है। एक बार मैं वापस से इसको वापस से शांति से समझाना चाहूंगा। क्या देखो सीधा सीधा फंडा, कंसंट्रेशन बढ़ाने, वॉल्यूम बढ़ाने पे कंसंट्रेशन कम हो रही है, कंसंट्रेशन कम होने का मतलब ग्राफ देखो ऊपर की तरफ जा रहा है। यहाँ पे लैम्डा देखो, लैम्डा m का क्या रिलेशन आ रहा है, कंसंट्रेशन जब ज्यादा है तो लैम्डा m की वैल्यू कम है, कंसंट्रेशन कम है इसका मतलब वैल्यू ज्यादा है। इसके लिए इस तरीके से ग्राफ बना अपना, देखो कंसंट्रेशन कम का मतलब क्या हो गया, लैम्डा m ज्यादा है, दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गए, ठीक है। और ये क्या हो गया आप लोगों का, हाँ ये y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाला ग्राफ बना है, लैम्डा m और कंसंट्रेशन के बीच में ये इस तरीके से ग्राफ बनता है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो लैम्डा m क्या हो गया, लैम्डा m इनफाइनाइट हो गया, माइनस का a रूट ऑफ c का ये रिलेशन हो गया कि ग्राफ कोई सा भी एक इमेजिनरी वैल्यू बना दी। तो ये अपना एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए ऐसा ग्राफ बनेगा, नोट कर लो, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए आप लोगों का ऐसा ग्राफ बनेगा, नोट किया। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए कैसे ग्राफ बनाएंगे, आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। ये बहुत सही है, हाँ ये अगर तुम्हें ये समझ में नहीं आ रहा तो बहुत गड़बड़ है बच्चों, बहुत ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है ओके। अब देखो आगे की बात, अब मैंने सेम ग्राफ वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए बनाना है, वीक इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट, वहां पे लैम्डा m और कंसंट्रेशन के बीच में ग्राफ बनाओगे तो इस तरीके से, जनरली एसिटिक एसिड का ग्राफ ऐसा दे रखा है, CH3COOH। अब देखो वही यहां पे क्या ऑब्जर्व किया गया कि वॉल्यूम बढ़ाने पर कंसंट्रेशन क्या होती है, हमेशा की तरह डिक्रीज हो रही, और वॉल्यूम बढ़ाने में अपन ने देखा था वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ये वाला ग्राफ बहुत ज्यादा वेरी करता है, क्योंकि अल्फा सडनली इंक्रीज होता है, स्ट्रॉन्ग में बहुत कम वेरिएशन होता है, इसलिए ग्राफ ऐसा रहता है। इसमें देखो जब अपनी कंसंट्रेशन देखो कम थी, अब जैसे डाइल्यूशन बढ़ा रहे हैं, डाइल्यूशन बढ़ा रहे डाइल्यूशन बढ़ाने का मतलब क्या हो गया, कंसंट्रेशन का धीरे धीरे देखो कम होना, डाइल्यूशन बढ़ाने का मतलब क्या हो, कंसंट्रेशन का धीरे धीरे कम होना, ग्राफ देखो ऊपर की तरफ जा रहा है। तो जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ रहा है लैम्डा m क्या हो रहा है आप लोगों का, वॉल्यूम बढ़ाने पर लैम्डा m क्या हो रहा है, वॉल्यूम, कंसंट्रेशन ज्यादा, कंसंट्रेशन कम, वॉल्यूम ज्यादा, तो इसका मतलब क्या हो गया, कंसंट्रेशन कम में
लैम्डा m क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। मतलब ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, डायरेक्ट रिलेशन। देखो कंसंट्रेशन कम, यहाँ पे कंसंट्रेशन कम, लैम्डा m ज़्यादा, कंसंट्रेशन और कम, कंसंट्रेशन कम कभी होगी जब वॉल्यूम ज़्यादा होगा। इसका मतलब ये तीनों का रिलेशन बहुत ज़रूरी है। और अल्फा ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अल्फा सडनली इंक्रीज होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ जाता है, कहानी में ट्रैक बदल जाता है, सीधा सीधा फंडा। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर फॉर द वीक इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, ये वाली बात क्लियर है क्या, कि कंसंट्रेशन कम करने पे देखो ग्राफ कैसे जा रहा है इस तरीके से। अच्छा, इसमें y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी वाला कोई भी ग्राफ नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, पॉसिबल ही नहीं है। सर इसका लैम्डा m इनफाइनाइट क्या होगा, इसमें लैम्डा m इनफाइनाइट पॉसिबल ही नहीं है। क्यों, क्योंकि कभी भी मॉलिक्यूल्स जो है 100% आयनाइज नहीं हो सकते फॉर द वीक इलेक्ट्रोलाइट, भले इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर लो। इसलिए कोई इमेजिनरी पॉइंट है जहां पे ग्राफ ऊपर जाके टच करेगा, वो मुझे नहीं पता। लैम्डा m इनफाइनाइट कैसे निकालेंगे सर, उसमें तो दिख रहा था कि यहाँ पे टच कर रहा है। भाई उसमें क्या हो रहा था, ग्राफ में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में ये वाला ग्राफ एक इस पॉइंट पे बदल रहा था कि हाँ भाई यहाँ पे जाके जब कंसंट्रेशन जीरो करेंगे। सर इसमें कैसे होगा, इसमें मोलर कंडक्टिविटी या लैम्डा m निकालने के लिए इसी एक वर्ड को इस्तेमाल किया है बुक में, फॉर द वीक इलेक्ट्रोलाइट। लैम्डा m फॉर द वीक इलेक्ट्रोलाइट इज नोन एज लिमिटिंग मोलर, इसकी डेफिनेशन में लिखवाऊंगा आप लोगों को, लेकिन लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, यहाँ पे तुम्हारा कॉलरोशियस लॉ इंट्रोड्यूस किया गया फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट मोस्टली बेसिकली, लेकिन उसमें कभी भी स्ट्रॉन्ग और वीक वाली बात मेंशन नहीं की है। अपन जनरली वीक इलेक्ट्रोलाइट के रिस्पेक्ट में पढ़ते हैं। इसे एक वर्ड डिफाइन किया गया है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन जनरली विद द रिस्पेक्ट ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, नॉट विद द रिस्पेक्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो इस तरीके का आप लोगों का ये वाला ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा, कहीं इमेजिनरी पॉइंट पर वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ग्राफ कहीं जाके क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और इसमें कोई y इज इक्वल टू mx प्लस सी का ग्राफ नहीं मिलेगा। लैम्डा m ज्यादा, कंसंट्रेशन क्या हो गई, कम। तो इसका मतलब लैम्डा m इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/रूट ऑफ c, सीधा लॉजिक। तो इस तरीके से आप लोगों का ये वाला ग्राफ इस तरीके से रिलेट करने वाला है। आई होप वीक इलेक्ट्रोलाइट वाली बात क्लियर है। ये लैम्डा m इनफाइनाइट याद रखना, ये वाला रूल मैं अभी नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को बताऊंगा क्या, कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इसके लिए कॉलरोशियस लॉ आप लोगों को इंट्रोड्यूस किया गया है। कॉलरोशियस लॉ कैसे काम करता है वो सारी चीजें आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में बताई जाएगी। तो आई होप, देखो मैंने क्या क्या बताया तुम लोगों को, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, कैसे दोनों कंडक्टेंस कंडक्टिविटी मोलर कंडक्टिविटी से रिलेट करते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ कैसे होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ कैसे होता है। तो ये वाले टॉपिक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वो सेक्शन है जो बच्चों को आता नहीं है, तो इट इज रिक्वेस्ट कि सेक्शन को अच्छे से प्रिपेयर करें, उस हिसाब से ही करें कि हाँ हम लोगों को ये करने का है। जब पेपर टफ आएगा क्वेश्चन यहाँ से आएगा, फैराडे और नस्ट इक्वेशन से नहीं आएगा। तो आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। आज के लिए इतना ही बहुत है। थैंक यू फ्रॉम माय साइड बच्चों, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।